हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AEC प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में लेकर आई हूं मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है, विलियन यानी कि सॉल्यूशन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। तो अगर मैं केमिस्ट्री के पार्ट की बात करूं या केमिस्ट्री में बाकी सारे चैप्टर्स को भी अगर मैं लेके चलूं, सो एक और चैप्टर है जो आपको पढ़ना होगा जिसका नाम है विलियन यानी कि सॉल्यूशन। अब बात आती है कि मैम ये सॉल्यूशन तो कितना इंपॉर्टेंट है, हमें तो पता है किसी भी चीज से विलियन यानी कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, लेकिन क्या आपने कभी ये चीज सोची है कि वो सॉल्यूशन जो बन रहा है उसमें कौन कौन सी चीज शामिल होती हैं, और वो जो चीज शामिल होती हैं जब बनने के बाद वो सॉल्यूशन देती हैं तो वो भी तो कोई ना कोई नाम उनका होगा ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें नहीं पता है, पर आज की क्लास में मैं आपको ये विलियन यानी कि सॉल्यूशन वाला पार्ट कराऊंगी कंप्लीट। क्या आप सभी तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने प्यारे से सेशन को। वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, इसे शेयर कर दो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बता दीजिए कि यस मैम हम हैं बिल्कुल तैयार। आप स्टार्ट करिए आज का सेशन। तो भाई हमें पढ़ना है विलियन यानी कि सॉल्यूशन, तो उसके लिए तो हमें सबसे पहले इस सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपको सॉल्यूशन कुछ दिख रहा होगा, लेकिन ये बना कैसे या एक्चुअल में ये सॉल्यूशन क्या है, पहले हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जो विलियन होता है यानी कि भाई जो सॉल्यूशन होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। अब एक बात याद करो कि मैंने आपको कहीं ना कहीं ये समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ाया है, मैंने कहीं ना कहीं आपको होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ाया है। मैं आपको दिला देती हूँ याद कि फर्स्ट चैप्टर में जो सेकंड वीडियो आई थी उसके स्टार्टिंग में भी और फर्स्ट चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया था उसके एंड में, दोनों ही जगह पर मैंने ये चीज पढ़ाई थी। याद आया कुछ? समांगी होता है, विषमांगी होता है, और ये अगर यहाँ मिश्रण लिखा है, ये अगर यहाँ पर मिक्सचर लिखा है तो समझ जाना बेटा, क्या समझोगे कि ये क्या है भाई, इम्प्योर होता है। ये क्या होता है? इम्प्योर होता है, अशुद्ध होता है। हमारे साइंटिस्ट ने मिक्सचर जैसी हर एक चीज को इम्प्योर ही डिक्लेयर कर दिया। क्यों करा? क्योंकि हमारे साइंटिस्ट का ऐसा मानना था हर वो एक चीज जो इक्वल पार्टिकल से मिलकर बनी हो उसी को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। हर एक वो चीज जो समान कणों या पदार्थों से मिलकर बनी हो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? तो उसी को ही शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। जैसे एलिमेंट्स, जैसे कंपाउंड, ये क्या कहलाते हैं? तो ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। और जो मिश्रण होते हैं, मिक्सचर होते हैं, वो क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने क्या देखा भाई कि ये जो विलियन होता है, ये जो सॉल्यूशन है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण या समांगी मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्रा एक निश्चित सीमा तक, ध्यान से सुनना, एक निश्चित सीमा तक, निश्चित सीमा मतलब एक ऐसी सीमा जिसमें जाकर ये मिल जाए। ये भी अभी बताऊंगी मैं कि निश्चित सीमा अगर पार हो जाए तो फिर क्या होगा, तक निरंतर परिवर्तित तो हो सकती है। जी हाँ, तो हमने देखा कि विलियन कैसे बनेगा, सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण या समान मिश्रण होगा, जहां पर वो आपस में मिल जाएंगे उसमें विलय होगा, उसमें विलायक होगा, यानी भाई उसमें क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। बात समझ में आई? अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम हमें तो पता ही नहीं है कि ये विलय क्या है, ये विलायक क्या है, ये सॉल्यूट क्या होते हैं, ये सॉल्वेंट क्या होते हैं। ऐसा कुछ भी चल रहा होगा ना आपके माइंड में? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं। पहले तो ध्यान से सुनना, हमने एक चीज देखी है कि किसी विलियन में विलय के कणों की जो त्रिज्या होती है ना वो 10⁻7 सेंटीमीटर से कम होती है, अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देखा जा सकता है। तो जो विलियन है उसमें विलय के कण कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, मतलब बहुत बारीक से होते हैं। मैं आपको समझाऊंगी भी थोड़ा सा आगे चलकर, है ना, अभी बस सुनते चलो। विलियन स्थायी एवं पारदर्शी होता है। जी हाँ,
पहले तो हमें पता चला कि हमने विलय लिया, हमने लिया विलायक को, और जब ये दोनों को मिला दिया तो हमें तीसरी क्या मिला है, तो हमें मिला सॉल्यूशन इन दोनों का ही विलयन। फिर हमने एक चीज और जानी कि विलय और विलायक में, यानी कि बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, जो सॉल्यूट होता है ना वो बहुत छोटा होता है, मतलब वो बहुत छोटा, और मैं आपको बताऊं इसकी मात्रा भी कम होती है, तभी तो ये जाकर विलायक में सॉल्वेंट में इजीली क्या हो जाता है, घुल जाता है, यही तो कारण होता है ना। सो विलयन स्थायी एवं कैसा होता है, पारदर्शी, यस, ये स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट होता है, ये स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट होता है, तभी ये विलयन यानी कि सॉल्यूशन होगा। जैसे 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 इस एग्जाम्पल पे तो हम आएंगे, मैं आपको खुद से ही चीजें पहले तो बनाकर बता देती हूँ, है ना, क्योंकि मैं अगर बनाकर बताऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से ध्यान रहेगा। तो मैंने लिया एक कंटेनर, डन, गंदा लग रहा है, इतना बड़ा नहीं बनाना है, इसको ऐसा लिया, इसको ऐसा लिया, और ये ऐसा हो गया। फिर मैंने इन सबको, हाँ, फिर मैंने क्या बोला आपसे कि भाई ध्यान से सुनना, इसमें क्या है, तो इसमें है, मान लेते हैं शुगर, क्या है भाई, तो मान लेते हैं कि इसमें क्या है, तो इसमें है शुगर, ठीक है, इसमें है शुगर यानी कि शक्कर। फिर मान लेते हैं कि इसमें क्या है, तो चलो इसमें भर देते हैं हम पानी, तो पानी भर दूं क्या, चलो थोड़ा समझ जाना, बस पानी भर रही हूं मैं, इसमें निकल ना जाए पानी बाहर हमारे बर्तन से, हमारे कंटेनर से। तो इसमें भर दिया भाई मैंने क्या, तो ये हो जाएगा पानी, तो ये हो गया वाटर, है ना। और अब जब ये दोनों मिल जाएंगे, अच्छा तुमने नमक पानी का घोल बनाया है, तुमने शक्कर पानी का घोल बनाया है, हाँ या ना, तो शक्कर दिखती है क्या बाद में, जब हम शक्कर पानी का घोल बनाते हैं, अभी उसमें नींबू मत डाल देना, तो अगर हम उसमें शक्कर मिला रहे, वैसे बीपी जो किसी का लो होता है ना, उसे कंट्रोल करने के लिए आधा ग्लास पानी या 1 ग्लास पानी में आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच शक्कर मिलाकर पीने से भी बीपी कंट्रोल होता है, ऑल ऑफ सडन नहीं होगा, ये घरेलू नुस्खा होता है। अगर कोई व्यक्ति बीपी लो से बहुत ज्यादा ग्रसित है, समस्या होती है, तो अभी इस सीजन में तो ऐसा नहीं करना है, लेकिन हाँ जब थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाए तो फिर आपको ये अगर चीज डेली करोगे तो उससे आपका बीपी कंट्रोल होता है। ये शुद्ध देसी इलाज मैंने आपको बताया है, लो बीपी वालों के लिए बताया है, हाई बीपी के लिए नहीं बताया है, लो बीपी वालों के लिए बताया। जितनी क्वांटिटी शक्कर की लेंगे उतनी ही नमक की भी लेंगे, टेस्ट गया भाड़ में, यहाँ बीपी कंट्रोल करना है, उसको बैलेंस करना है, बिना कोई टैबलेट या इंजेक्शन लगवाए, तो बस ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा शुगर है, ये वाटर है, और जब ये दोनों मिलते हैं ना तो फिर क्या बनाएंगे भाई, तो ये फिर क्या बनाएंगे, तो हमने देखा कि ये वाटर कुछ यहाँ पर हमें मिला है ना, ये है वाटर, क्या है भाई, तो ये है वाटर, क्या बात है। तो हमने देखा कि ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, क्या होगा, सॉल्यूशन विलयन। लेकिन मैम इसमें तो शुगर ही नहीं दिख रही, शक्कर ही नहीं दिख रही, सुनो ना दिखेगी वो, क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि पहली बात तो यही है तुम्हारा सॉल्यूट, यही है तुम्हारा सॉल्वेंट, और ये तो सॉल्यूशन है ही, विलयन है ही। कभी भी ध्यान रखना कि जो सॉल्वेंट होता है उसमें सॉल्यूट को मिलाया जाता है, उसमें विलय को मिलाया जाता है, और विलय की मात्रा सॉल्यूट की मात्रा से काफी कम होती है, और इसके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो हमने देखा कि हमने शुगर को पानी में मिला दिया, और जब हमने इसे इस पानी में मिलाया तो ये दोनों आपस में क्या मिलकर तैयार कर दिया है, नेक्स्ट सॉल्यूशन यानी कि विलयन। क्या मेरी बात समझ में आई, तो ये है सॉल्यूशन यानी कि विलयन, जो कैसे बनता है आपको पता चल गया, एंड आपको पता चल गया कि सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, और सॉल्यूशन क्या होता है, और ये इतने छोटे होते हैं, इसमें नहीं दिखेंगे। एक चीज और, इसकी मात्रा भी निर्भर करती है। जैसे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने लिया आधा ग्लास पानी और आपने लगभग आधे ग्लास से चलो थोड़ा सा कम ही शक्कर ले लिया, तो क्या वो उसमें कभी घुल पाएगा, जी नहीं, वो नहीं घुल पाएगा।
मतलब आप सोचो कि वो उसमें आप ऐसे गोल गोल करके घुमा डालो, वो नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सोल्यूट की मात्रा कैसी हो गई, ज्यादा हो गई, और सॉल्वेंट कैसा था, तो काफी कम था। सॉल्यूट की मात्रा कम हो गई, उस सॉल्यूट को मिलने के लिए जितनी मात्रा में सॉल्वेंट चाहिए था वो नहीं था। टेम्परेचर अगर आ जाएगा तो यस, यहाँ पर सब पॉसिबल है, लेकिन मैं तो टेम्परेचर लेकर ही नहीं आई हूँ। बात आपकी चल ही नहीं रही है। बात चल रही है कि हमें सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने लिया आधा ग्लास पानी, और लगभग आधे ग्लास के बराबर ही हमने शुगर, शक्कर ले ली, या हमने नमक भी ले लिया। तो क्या वो उसमें आसानी से मिल सकेगा जैसे ये मिल रहा था? नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा पीछे। पीछे बढ़े हम, क्यों? क्योंकि मुझे आपको बताना था कि यस, ये वाला पार्ट हो चुका है। इसे भी प्लीज अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। आप देखो, अब हम जा रहे हैं विलय और विलायक के बारे में, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जस्ट अभी। सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट ऐसा नहीं है। फटफट से रीड करते हैं, फटफट से आगे चलते हैं। तो हमने देखा विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, हमने क्या देखा कि सॉल्यूशन में कोई ऐसा पदार्थ जो जिसकी मात्रा कैसी होती है, ज्यादा, उसी को हम क्या बोलते हैं? तो वही कहलाता है विलायक, यानी कि सॉल्वेंट। क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं? विलय कहते हैं। जिस विलायक का हाइड्रोलैक्टिक इलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना अच्छा विलायक माना जाता है। फिर से सुनो, हमने देखा पहली चीज तो कि जो विलायक होगा उसकी मात्रा ज्यादा होगी कंपैरिजन टू सॉल्यूट, यानी कि विलय। तो हमारा पॉइंट क्लियर है। और जिस विलायक का हाइड्रोइलेक्ट्रिक नियतांक जितना ज्यादा होता है ना, वो उतना अच्छा विलायक कहलाता है। जल का हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो नियतांक होता है ना, वो कैसा होता है? इसका मान अधिक होने के कारण ही इसे सर्वाधिक विलायक, सार्वत्रिक विलायक, यानी कि सबसे अच्छा विलायक कहा जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट ही इसे डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी चीज को हम आसानी से मिला सकते हैं। तुम शुगर ले लो, तुम यहाँ पर सॉल्ट ले लो, हम आसानी से सबको मिला सकते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल क्या बोल देते हैं? सॉल्वेंट बोल देते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब आते हैं विलायक का यूज कहाँ कहाँ होता है। हम यहाँ पर यूजेस ऑफ सॉल्वेंट देख रहे हैं। किसके यूज देख रहे हैं? सॉल्वेंट के। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो औषधि के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है भाई? औषधि के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। निर्जल धुलाई में, निर्जल धुलाई में भी किस चीज की में, किसमें? तो जैसे पेट्रोलियम हो गया, बेंजीन हो गया, इथर जैसे विलायकों का इसमें यूज होगा। इत्र के निर्माण में, भाई परफ्यूम तो आपको पता ही होगा, कुछ लोग परफ्यूम के एक्सट्रीम लेवल वाले शौकीन होते हैं और कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है। तो यस, इत्र के निर्माण में भी इसका यूज होता है। अनेक प्रकार के पेय व खाद्य पदार्थों के निर्माण में भी इसका यूज होता है। ठीक है ना? चलिए, पेय बोले तो पीने योग्य पदार्थ। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, यहाँ से बनते हैं भाई क्वेश्चंस। तो मैं क्या हेडिंग डालूं? आईएमपी लिख दूं? ठीक है, मैंने लिख दिया आईएमपी, मोस्ट आईएमपी, है ना? मोस्ट आईएमपी अगर हम इसे बोलना चाहे तो डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो अब सुनो, तो हमने क्या देखा भाई? हम देखते हैं इसके बारे में, है ना? सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, ठोस में ठोस का विलयन। तो इसमें कुछ मिश्र धातु आती हैं भाई। अगर ठोस में ठोस का विलयन होगा सो इसमें क्या आएंगे? अलॉय, यानी कि मिश्र धातु। फॉर एग्जाम्पल पीता, पीता में भी बात करें तो ये किससे मिलकर बनता है? तांबे में जस्ता, जिसमें तांबे की मात्रा कैसी होती है? ज्यादा होती है। तो ठोस में ठोस का विलयन, जिसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा? पीतल देख लिया। कोई आपसे बोले सॉल्यूशन के बारे में, तो यस, यहाँ सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन किस फॉर्म में बनेगा? तो वो बनेगा पीतल के फॉर्म में, लिक्विड वाला वो नहीं बनेगा। ठीक है। फिर हमने देखा ठोस में द्रव का विलयन, बिल्कुल, तो थैलियम में पारा का विलयन आ जाएगा। किसमें किसका? थैलियम में पारा का आ जाएगा। ठोस में गैस का विलयन, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई? कपूर आ जाएगा, कैंफर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? इसमें क्या आएगा? कपूर। द्रव में ठोस का विलयन, तो पारा में लेड का विलयन, लेड बोले तो सीसा का सॉल्यूशन हो जाएगा। द्रव में द्रव का विलयन अगर बोलेंगे तो जल में अल्कोहल का सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन भी कितने प्रकार के? भाई एक बात बताओ, अगर सॉल्यूशन के भी प्रकार देख रहे हैं तो हमें पहले तो सब्सटेंस लेना होगा, और सब्सटेंस तो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं, प्लाज्मा भी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी है। लेकिन उन दोनों को अभी अलग कर दो।
उन दोनों की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर केवल 3 स्टेट्स की आवश्यकता है, और वो कौन कौन सी है 3 अवस्थाएं? ठोस, द्रव व गैस। तो कौन सा पदार्थ किस में मिलकर किस तरीके की चीज बना रहा है वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। नेक्स्ट आते हैं द्रव में गैस का विलयन। इज इट पॉसिबल? यस, बिल्कुल पॉसिबल। तो द्रव में गैस का विलयन, जैसे जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन, गैस में ठोस का विलयन, जैसे धुएं में धुआं, वायु में आयोडीन का विलयन। आयोडीन क्या है? सो ये एक नॉन मेटल होता है ना, ये क्या होता है? नॉन मेटल होता है। और ये कैसा नॉन मेटल होता है? जो कैसा होता है भाई? चमकदार होता है। ये कैसा होता है? चमकदार होता है। पर जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, इनमें चमक का गुण नहीं पाया जाता, इनमें चमक का गुण नहीं पाया जाता। ये तो एक एक्सेप्शन है। ये तो जो मैंने आपको केस बताया है ना भाई, वो बताया है एक्सेप्शन वाला केस। कौन सा वाला? अपवाद वाला केस बताया है। चलिए और समझते हैं अब हम, है ना। हमने क्या देखा? गैस में ठोस का विलयन धुआं, वायु में आयोडीन का विलयन, गैस में द्रव का विलयन तो कोहरा, बादल, अमोनिया, गैस का जल द्रव में विलयन। इसके अलावा गैस में गैस का विलयन तो वायु गैसों का मिश्रण इसमें आएगा। सो बेसिकली मैंने आपको हर कंडीशन बताई। हर मतलब हर। और क्या यहाँ से कभी क्वेश्चन आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं आपके एग्जाम में, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा। अब आते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन में ही 2 तरीके के सॉल्यूशन को पढ़ने। जैसा कि भाई आप इनमें से ही देख पा रहे होंगे, एक होगा सैचुरेटेड और एक होगा अनसैचुरेटेड। एक होता है संतृप्त सॉल्यूशन विलयन और एक होता है असंतृप्त। आपको अगर याद हो तो जब मैंने बायो पढ़ाई थी तो बायो में भी ये चीज पढ़ाई थी, विलयन में नहीं पढ़ाई थी, हमने उसे वसा में पढ़ा था। एक होता है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, यानी कि संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करूं या मैं संतृप्त विलयन की बात करूं, तो ये होता क्या है? तो किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, जिसमें मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो एक निश्चित ताप पर बना हो और जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो या उसमें मिली हो, मतलब विलेय की मात्रा उसमें ज्यादा हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन बोलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर हमसे कोई बोले कि असंतृप्त क्या होता है, तो किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें विलेय पदार्थ और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, तो उसी को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। फिर से सुनो, किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, यानी कि उसको मिलाया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड कहलाता है। वो संतृप्त नहीं है बल्कि असंतृप्त है। तो अनसैचुरेटेड ये है, सैचुरेटेड ये है। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलो तो बढ़ते हैं फटाफट से आगे। अब आते हैं एक और होता है भाई अति संतृप्त भी होता है। अब ये अति संतृप्त क्या होता है? इंग्लिश में इसे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ध्यान से सुनना, ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली गई, मतलब जितनी आवश्यकता थी ना विलेय की, उससे भी बहुत अधिक घुली गई है, तो वही क्या कहलाता है? अति संतृप्त। अति से समझ जाओ ना, ज्यादा ही होगा कुछ। फिर से सुनो, ऐसा संतृप्त विलयन मतलब ऐसा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक, मतलब जितनी जरूरत थी उससे भी ज्यादा हो, तो वही क्या कहलाता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है ना। तो हमने क्या देखा? ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, एक्स्ट्रा सोल्यूट था, फिर इसे कूल किया स्लोली, फिर उसके बाद हीट मिली और फिर ये क्या बनाया? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसने बनाया है। ठीक है ना। चलिए, आई थिंक आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ रही होगी। भाई अगर नहीं आ रही है, कोई छोटा सा भी डाउट है, बहुत छोटा सा भी होगा ना, सो भाई प्लीज क्लियर कर लेना कमेंट सेक्शन में, आपको बराबर रिप्लाई मिल जाएगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए, क्योंकि मैम ऑलरेडी सारी चीजें आप सभी के लिए क्लियर करते हुए चल रही हैं।
तो अब हम बढ़ते हैं फटाफट से आगे और हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता के बारे में कि विलेयता क्या होती है। तो किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ में विलेयता कहते हैं यानी कि सॉल्युबिलिटी कहते हैं, जिसका क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है, जिसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, विलेय की मात्रा, है ना, और सबसे नीचे क्या पता होगी, विलायक की मात्रा, और फिर मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे 100। तो यहाँ पर हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बता देंगे। हम किसके बारे में बता देंगे, विलेयता के बारे में बता देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता विलायक तथा विलेय की प्रकृति पर, ताप पर और उसके दाब पर निर्भर करती है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। टेम्परेचर का, प्रेशर का, सबका एक रोल तो होता है, बिना इसके तो ये चीज संभव ही नहीं है कि हो पाए। तो हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में भी जान लिया कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है ना। हमने जान लिया कि जो विलेयता है ये क्या होती है, इसका फॉर्मूला भी जाना। अब क्या होता है कि आपके पेपर में वैसे तो न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, है ना, मतलब बहुत ही रेयर केस में, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो x y z वाला चैप्टर है कि हाँ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना कि इसको छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है इसे, पढ़ना इसे भी है, लेकिन हम क्या करेंगे, बाकी सारे चैप्टर पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे, बाकी सारे चैप्टर को हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे। समझ गए ना? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो, तो हमने क्या देखा, विलेयता में विलेय की मात्रा, विलायक की मात्रा मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट आते हैं किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता विलायक तथा विलेय की प्रकृति पर, उसके ताप पर, दाब पर निर्भर करती है, तो हो गया था ना। चलो, अब आते हैं हम विलेयता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है, जहां पर हमने विलेय की मात्रा ली, विलायक की मात्रा ली, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो हमने वहां से विलेयता के बारे में पता किया। अच्छा, ये है सॉल्युबिलिटी। लेकिन बात ये आती है कि अब यहाँ पर टेम्परेचर का क्या रोल होता है, विलेयता पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो सुनो, सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है अगर सब्सटेंस कैसा है भाई, सॉलिड है। अगर सब्सटेंस कैसा है, सॉलिड है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होगी। उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। डन। कुछ ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से घटती भी है, और कुछ ऐसे भी सॉलिड सब्सटेंस है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, तो टेम्परेचर के बढ़ने से वो घट भी जाएगी। जैसे सोडियम सल्फेट हो गया, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, समझ रहे हो, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट हो गया। अगर एग्जाम्पल भी कोई पूछे कि अच्छा अभी तक तो ये बोल रहे थे कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। हाँ, अभी तो यही बोल रहे थे ना कि ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। तो हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही थी, टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन सॉल्युबिलिटी कैसी हो रही है, थोड़ी सी कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे पदार्थ आ गए हैं, जैसे अब वो कौन कौन से, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, चलो, किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगी, घटेगी। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगी, घटेगी। तो किसी द्रव में, और एक चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऐसा होगा किसमें, तो लिक्विड में होगा। ऐसा होगा किसमें, तो वो लिक्विड में होगा, यानी कि द्रव में होगा। सुनो, हमने क्या देखा, किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है, घटती है। डन। तो हमने यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में जाना है। अब हम नेक्स्ट और आते हैं, ताप बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। अब हमने क्या देखा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, तो इसमें गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो भी बढ़ेगी, है ना। तो लेकिन ये कब होगा, लिक्विड में होगा। लेकिन ये कब होगा, लिक्विड में होगा। दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। चलिए, विलयन का सांद्रण ये भी देख लो भाई, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, छोड़ने से तो काम नहीं चलेगा, पढ़ना तो हमको पूरा ही पड़ेगा। देखो, आप लोग कई बार ऐसा सोचते होंगे कि मैम
अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि ऑनलाइन पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है या ऑफलाइन। वैसे ऑनलाइन पढ़ने के भी अपने एक अलग बेनिफिट होते हैं और ऑफलाइन के भी अलग बेनिफिट होते हैं। मतलब बेनिफिट दोनों में ही है, ऐसा नहीं है कि इसमें लॉस है, प्रॉफिट है, क्योंकि आपको ना क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है। सबसे बड़ा पॉइंट तो मैं यही बता दूं, सारी चीजें आपको स्क्रीन पे देखकर समझ में आ जाती है ना। वो व्हाइट बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, प्रॉपर आपको लाइटिंग सारी चीजें की हाँ देखने का मन तो करेगा कि ऐसा सेशन है। कई बार कुछ वीडियोस अच्छी तो होती हैं लेकिन क्वालिटी सही होने ना होने के कारण देखने का मन नहीं करता। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं आपको बेनिफिट और लॉस बता रही थी। ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि टाइम बचता है। दूसरी चीज कि हम इसे कभी भी देख सकते हैं। तीसरी चीज, हम स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। और चौथी चीज कि यहाँ पर डाउट ऐसा नहीं है क्लियर नहीं होते, हो जाते हैं, डेफिनेटली हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई अच्छा टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली कोई डाउट छोड़ेगा ही नहीं। उसको पता है कि भाई मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज होता है। मतलब टीचर्स को हमें तो पता ही होता है कि आप कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, तो हम वो पॉइंट को पकड़ लेते हैं और उसके बारे में बता देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब ऑफलाइन में क्या होता है, अच्छा है सीधे हम डायरेक्ट फेस टू फेस रहता है ना। कई बार हम टीचर का फेस देख देख के भी याद कर लेते हैं, ऐसे याद हो जाता है, बातें भी होती हैं 4 तरीके की, है ना, 4 तरीके के मजाक भी होते हैं, सब होता है, लेकिन समय जाता है। दूसरी चीज की वो चीज हम दोबारा नहीं ले सकते, कभी मिस हो गया तो मिस हो गया। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब अपने अलग बेनिफिट ऑफलाइन के हैं और ऑनलाइन के भी अलग हैं। तो अगर आप ऑनलाइन ही देखते हैं ना तो आप बिल्कुल बेझिझक शांति से देखो। देखो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं देखना चाहिए, हेडफोन नहीं फंसाना चाहिए, मत फंसाओ ना, ओपनली देख लो। हाँ, मत फंसाओ हेडफोन, मैं खुद भी सजेशन दूंगी, लेकिन अगर जहां टाइम बच सकता है उसे बचाओ और फिर पढ़ाई करो, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो तुम्हें समय दे। बात समझ रहे हो? समय के पास इतना समय नहीं है कि वो तुम्हें समय दे, और एक दिन में केवल और केवल 24 घंटे हैं, मेरे पास भी आपके पास भी। मैं भी 24 घंटे में बहुत कुछ करती हूँ। मतलब कभी मैं अपना शेड्यूल अगर बताने बैठी तो आप भी कहेंगे कि मैम इससे अच्छा तो बढ़िया है हम पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है। तो सब लोग अपनी लाइफ में बिजी और बिजी ही रहो, लेकिन अभी आपका जो मेन टाइम है ना वो स्टडी का है। क्योंकि आप सब चीजें छोड़कर अगर इस चीज में आए हो ना, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इसे भी छोड़कर कहीं और चले जाओ। अच्छी फील्ड है, अच्छा रास्ता है, गवर्नमेंट जॉब है और सबसे अच्छी जॉब है। जो कोविड में भी आपने देखा होगा, जितने लोगों को कोविड में भी वो गवर्नमेंट जॉब में तो उन्हें सारी चीजों की सुविधाएं थी, ऑलमोस्ट सारी चीजों की, लेकिन प्राइवेट के साथ ऐसा नहीं था। लॉन्ग टर्म अगर अच्छा चलना चाहते हो ना तो गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी है और एक सिक्योर जॉब है। प्राइवेट सिक्योर नहीं होती, आज है कल नहीं है, कुछ भी ठिकाना नहीं होता। तो अपनी जी जान लगा दो, सोच लो कि ये नहीं तो कुछ नहीं, है ना, पर अपने आप को पूरी तरह से उसमें लीन नहीं कर देना है। कुछ लोग पढ़ पढ़ के पागल भी हो जाते हैं और होते हैं एक्चुअल में, देखिए मैंने, पढ़ पढ़ के इतनी पढ़ाई में चले गए कि वो बाकी दुनियादारी भूल जाते हैं। फिर मुझे लगता है उस पॉइंट पे उनको रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। खैर ये थोड़ा सा मैंने जानबूझ के मोटिवेट किया है आपको, और वो जरूरी भी है। कभी आपको ये ना लगे कि मैम आई पढ़ा के चली गई, ना जी ना, मैं नॉर्मली आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें फील भी नहीं होगा कि तुम क्लास में नहीं हो, ऑनलाइन देख रहे हो, इतना मुझे अपने आप पे भरोसा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, विलयन का सांद्रण। अब ये क्या होता है, तो किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। किसकी मात्रा को बोल रहे हैं? विलय की मात्रा को। किसकी मात्रा को? विलय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। जिस विलयन में विलय की पर्याप्त मात्रा घुल जाती है, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर विलय इजीली, सॉल्यूट जो है इजीली क्या हो जाए, घुल जाए, तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। अगर जो सॉल्यूट है आसानी से सॉल्यूशन सॉल्वेंट में मिक्स हो जाए, घुल जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उससे बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वही क्या होगा, सांद्र विलयन होगा। और जिसमें विलय की मात्रा कम मात्रा घुली रहती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं, और जहां पर विलय की मात्रा कम मिली हो या कम घुली हो उसे हम तनु विलयन कहेंगे। सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। सभी तनु विलयन कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। कभी तनु विलयन की बात आए तो समझ जाना असंतृप्त विलयन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो हमने विलयन के सांद्रण के बारे में थोड़ा सा जाना है। अब सुनो,
ये जानबूझ के मैंने इमेज यूज करी है ताकि मैं आपको कुछ चीजें समझा सकूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब समझे क्या मैं समझाना चाह रही हूँ, है ना। तो सुनो, सो बात कुछ ऐसी है, अगर तुम ये पूरा ध्यान से देखो तो हमने ये देखा विलयन की सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, है ना, पार्ट्स प्रति मिलियन, मोल अंश का मूल प्रभाज, मोलरता, मोललता, सब है ये, गलत नहीं लिखा कुछ भी, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पता नहीं कितने सारे नाम इसके यहाँ पर लिखे हैं। स्क्रीन पे सब क्लियर तो दिख रहा है ना, ब्लर तो नहीं है कुछ, चलो कुछ भी ब्लर नहीं है, सब बढ़िया है। अब पहली बात तो कि मैम ये है क्या, और ये तब कम पीला है और ये अजीब सा थोड़ा सा हो गया है, क्यों। तो हमने देखा यहाँ पर सॉल्यूट क्या है भाई, सुनते चलना, सॉल्यूट क्या है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो है हल्दी, और भाई यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो क्या है, तो वो है जल यानी कि वाटर। तो हमने देखा कि इसमें जो हल्दी थी उसकी मात्रा कैसी थी, कम, तो तनु विलयन कहलाया, यानी कि ये 5%, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दिया। फिर देखा तो ये मात्रा बढ़ी, फिर ये मात्रा ऐसी, फिर ये मात्रा ऐसी, और ये ज्यादा हल्दी मिलने के कारण ही क्या हो गया, सांद्र विलयन हो गया। इसमें उसकी मात्रा कैसी है, ज्यादा है। भाई तुम घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, थोड़ी सी हल्दी में ये ऐसे पीला होगा, फिर थोड़ा सा और मिलाओ, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। सांद्र विलयन के बारे में हमने अभी जाना था, और तनु विलयन के बारे में भी जाना था, है ना। हमने क्या जाना था, कहाँ गया, जिस विलयन में विलय की पर्याप्त मात्रा घुल जाए, मतलब जितना मिलना चाहिए वो घुल जाए, तो वो क्या कहता है, सांद्र विलयन। तो जब स्टार्टिंग में हमने देखा तो हल्दी आसानी से घुल गई, तो वो सांद्र विलयन, पर उसका कलर दूसरा था। फिर हमने देखा और जिसमें विलय की कम मात्रा घुली रहती है उसे तनु विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या थी, हल्दी ज्यादा मात्रा में थी, मतलब वो भी घुल गई थी ऐसा नहीं है, लेकिन उसका कलर अलग था। फिर जैसे जैसे हल्दी की क्वांटिटी कम होती गई, मतलब तनु कम होती गई, तो फिर उसके बाद कलर चेंज होता गया। आप खुद से कभी नोटिस करना, थोड़ा सा पानी लेना, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालना, अलग कलर देगा, थोड़ा ज्यादा डालोगे अलग कलर देगा, थोड़ा और ज्यादा फिर और कलर, बहुत ज्यादा डालोगे अलग कलर, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर तनु विलयन और सांद्र विलयन के बारे में बताया गया है, या हमें बचपन में पढ़ाया है, ये हमारे स्कूल में ही चैप्टर में पढ़ाया हुआ वाला पार्ट है, कुछ अलग से नहीं है। आपने कभी नोटिस किया, हम ये सब जो पढ़ रहे हैं वो सब स्कूल का ही पढ़ रहे हैं, कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए हमसे कहा जाता है, हमसे नहीं, हम बच्चों से कहते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि जो छोटी छोटी क्लासेस में, बेटा पढ़ लो, आगे घूम फिर के वही आएगा, क्योंकि अब पता चल गया है, कि यही घूम फिर के आना है, तो पहले ही अच्छे से पढ़ लो, क्यों भूलना सारी चीजें। हाँ चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब हम परिक्षेपण के बारे में जानते हैं कि डिस्पर्जन क्या होता है। सुनो, जब किसी पदार्थ के कण, परमाणु, देखो कण की बात चल रही है तो कण में क्या क्या आ जाएंगे, परमाणु, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस आ जाएंगे। अब मैं पहले तो इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताती हूँ कि परमाणु, अणु और आयन में क्या अंतर होता है। तो एक साइड में लिख रही हूँ परमाणु, एक साइड में लिख रही हूँ अणु, और एक साइड में लिख रही हूँ आयन। तो इंग्लिश में भी देख लो भाई, ये हो जाएगा एटम, ये हो जाएगा मॉलिक्यूल, और ये हो जाएंगे आयंस। बात समझे। तो हमने क्या देखा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स को, और किसको देखा है, आयंस को देखा है। चलो तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं, तो वो भी सुन लो, वो भी समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एटम क्या होते हैं, तो जैसे मैंने आपसे बोला Na एक क्या है, एलिमेंट है, और इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं भाई, एक ही है। नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नाइट्रोजन सोडियम के कितने एटम है, तो एक ही है। वहीं अगर मैं तुमसे बोलूंगी O2, तो मैम ये क्या है भाई, ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे, ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, और ऑक्सीजन के टोटल कितने एटम है, तो वो 2 एटम है। क्या बात समझ में आई, ऑक्सीजन के टोटल कितने एटम है, तो वो 2 एटम है ना। और वहीं में क्लोरीन अगर मैंने बोला तो ये क्या है, एक एलिमेंट है, एक तत्व है, और इसके टोटल कितने एटम है, एक ही है। अगर मैं 4 लिख दूंगी तो कितने हो जाएंगे, 4, 8 लिख दूंगी तो 8। बात समझ रहे हो, ठीक है। अब हमने देखा फिर मैम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं,
तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला NaCl। NaCl मैम ये मॉलिक्यूल कैसे हुआ, क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है। जैसे कि ये सोडियम से मिलकर बना है ना, ये सोडियम से मिलकर बना है भाई, और ये क्लोरीन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, तो ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। बात समझ रहे हो। फिर मैम ने आपको क्या बताया कि सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, लेकिन दोनों के एटम कितने हैं, तो एक एटम सोडियम का है और एक एटम क्लोरीन का है, और इन दोनों ने आपस में मिलकर ही क्या बनाया है, तो इन दोनों ने आपस में मिलकर ही एक मॉलिक्यूल बनाया है। मतलब NaCl पूरा एक मॉलिक्यूल है। समझ गए। चलिए, तो परमाणु एटम क्या होते हैं, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किसी भी एलिमेंट में नंबर्स के फॉर्म में ये होंगे। मान लो 2 लिखा है तो 2 एटम, 3 है तो 3, ऐसा करके। और बहुत सारे एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलकर ही कंपाउंड बनाते हैं। और एक कंपाउंड, जैसे ये NaCl एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, और यही पूरा एक क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। ठीक है। आयंस क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनना। आयंस की अगर मैं बात करूं तो भाई ये 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है धनायन, है ना, और एक होता है ऋणायन। एक होता है धनायन और एक क्या होता है, तो एक होता है ऋणायन, है ना। एक पॉजिटिव चार्ज देता है और एक नेगेटिव चार्ज देता है। अब बढ़ते ही आगे, है ना। अब ये 3 चीजें तो तुम्हें क्लियर हो गई होंगी, है ना। चलिए, तो हमने क्या देखा, जब किसी पदार्थ के कण पार्टिकल्स में ये 3 चीजें आती हैं, ठीक है ना, जिसमें परमाणु, अणु, आयंस आते हैं, जो कि मैंने बता दिया क्या होते हैं। दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, परिक्षेपण कहलाती है। इसी को ही क्या कहते हैं, परिक्षेपण कहते हैं। पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ, तो दूसरे को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। और इसे 2 प्रकार में बांटा है। एक तो बोला है विषमांगी पदार्थ और एक बोला है समांग पदार्थ, यानी कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के नाम से ये जाने जाते हैं। होमोजीनियस एक एक्चुअल सॉल्यूशन होता है ना, ट्रू सॉल्यूशन होता है, और जो हेट्रोजीनियस होता है इसमें निलंबन आते हैं, सस्पेंशन आते हैं और कोलाइड आता है। जानते हैं क्या होते हैं। सो सबसे पहले तो होमोजीनियस की अगर बात करें तो ये ऐसा होगा, और हेट्रोजीनियस में ये ऐसा होगा, अलग अलग से होते हैं। चलिए अभी समझते हैं कैसे। तो पहले तो हम हेट्रोजीनियस के बारे में जानते हैं, जिसमें हम निलंबन को देखेंगे। निलंबन अति 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 सूक्ष्म कण होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, चलो जानते हैं। तो सस्पेंशन को तो तुम देख ही पा रहे हो, जैसे एक सॉल्यूशन है, जैसे कि भाई ये क्या है, एक विलयन है, तो विलयन में कुछ दिख रहा है नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं तुमसे बोल रही हूँ कि ये सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर तुम्हें सॉल्ट ना दिखने वाला है, ठीक है। लेकिन निलंबन के जो कण है वो तुम्हें फिर भी दिखाई दे रहे हैं। तो होता क्या है, इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या फिर इससे ज्यादा भी होता है। इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार नहीं जा सकते, यानी छलनी के आर पार नहीं जा सकते, पर फिर भी यस, इन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये अस्थायी होते हैं तथा इनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है ना। जैसे उदाहरण के लिए नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं, है ना, ये सब क्या होते हैं, निलंबन के कण होते हैं, जो है तो छोटे लेकिन कहीं ना कहीं हम इसे देख पाते, जो है तो छोटे लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं इसे देख पाते हैं। तो निलंबन अति सूक्ष्म कण होने के साथ साथ हम इसे देख भी सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, सस्पेंशन यानी कि निलंबन। नेक्स्ट आते हैं कोलाइड की तरफ। अब कोलाइड की भाई अगर मैं बात करूं तो टिंडल प्रभाव का तो आपने नाम सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, आपने प्रकाश का प्रकीर्णन सुना होगा, जिसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, जिसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। उसी में आते हैं टिंडल इफेक्ट, और टिंडल इफेक्ट आ गया तो फिर तो ये आएगा ही। लेकिन चलो हम स्पेसिफिकली इसी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। यस, डेफिनेटली नहीं देख सकते हैं। मैं सिंपली आपको बताऊं, ये छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। ये डस्ट पार्टिकल, जैसे कि मैं एक स्टूडियो में हूँ, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर छोटे छोटे वो कण नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। आपके रूम में भी होंगे, सब जगह होते हैं, बाहर निकलोगे तब तो होंगे ही होंगे। तो क्या होता है कि जब ये लाइट
ये इतने छोटे होते हैं कि हम तो नहीं देख सकते इसको, है ना। लेकिन जब ये लाइट यानी कि प्रकाश, जब कोई लाइट यानी कि प्रकाश आती है, इससे टकराती है ना, तो ये उसके अकॉर्डिंग जितने भी उस कलर को फिर जितने भी डिफरेंट वेज होते हैं ना, उसमें डिवाइड करने का काम करता है, मतलब वो प्रकाश को फैलाने का काम करता है। इसी को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये टिंडल इफेक्ट हम समझते हैं, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, ये सॉल्यूशन है और ये फ्लैश लाइट है। जब हमने फ्लैश लाइट जलाई तो सॉल्यूशन के आर पार कुछ भी नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पर कोई भी कोलाइडी कण नहीं था। क्या मेरी बात समझ में आई? यहाँ पर भाई कोई भी कोलाइडी कण नहीं था, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमने जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने देखा छोटे छोटे कोलाइडी कण हैं। कैसे आए? मान लेते हैं कि भाई ये तो सॉल्यूशन था, लेकिन इसमें क्या है? ये मिल्क है। अब आप कहोगे मैम मिल्क कहाँ से आ गया? तो भाई मुझे बताने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या है? मिल्क है। तो होगा क्या कि मिल्क जो होगा, जब फ्लैश लाइट हम सॉल्यूशन से गुजारेंगे तो सॉल्यूशन से वो लाइट जाती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन वही लाइट हमें वो मिल्क के छोटे छोटे कण से टकराएगी और वो क्या करेंगे? उसको जितने डिफरेंट वेज होंगे उससे उसको बांटने की कोशिश करेंगे, उस डायरेक्शन में फैलाने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण जो प्रकाश है वो हमें जाता हुआ दिखाई देगा। इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, यही टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो ये कोलाइड क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम हमारी अनएडेड आइट से या मैं कहूँ नग्न आंखों से, नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके कण छानना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं, लेकिन चर्म पत्र से नहीं निकल सकते हैं। इनके कणों के परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति होती है। दूध, गोंद, रक्त, स्याही सब इसमें आएंगे, सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको कोलाइड समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, दैट्स इट। और सबसे लास्ट में अब यही बचा है हमारे पास, ये वाली स्लाइड में पूरा इंग्लिश में ट्रू सॉल्यूशन और यहाँ पर कोलाइड सॉल्यूशन। ये वास्तविक विलयन और कोलाइड विलयन में हम बिल्कुल एंड में अब डिफरेंस देखने जा रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो क्या आप सभी तैयार हैं? यदि तैयार है तो चलो भाई जल्दी से देख लेते हैं। बाकी वो टिंडल इफेक्ट को ध्यान रखना, और ये मैंने फिजिक्स में भी पढ़ाया है। फिजिक्स में मैंने चैप्टर पढ़ाया था ह्यूमन आई, मानव नेत्र। तो मानव नेत्र वाला जब वो मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ ये चीजें मैंने डिस्कस की थी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है ना, स्पेक्ट्रम क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, और हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में जाना था। मतलब काफी सारी चीजें मैंने वहां पर कवर की थी। मैंने ये भी बताया था कि जब सूर्य उगता है, मान लो जैसे 5 बजे, तो 2 मिनट पहले ही उसकी इमेज क्यों दिखाई देती है। अगर सनसेट होता है मान लो 6 बजे, तो 2 मिनट बाद तक भी उसकी इमेज हमें क्यों दिखाई देती है। पहले दिखाई देना, बाद में दिखाई देना भी, इस सब के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा। सनराइज होता है और सनसेट होता है तो वो लाल लाल सा क्यों दिखाई देता है हमको आसमान। हर एक चीज के पीछे एक कारण है, हर एक चीज के पीछे साइंस लगती है भाई। साइंस चारों तरफ है तुम्हारे, बस तुम्हें ढूंढना है कि वो कैसी है। ठीक है, चलो। तो अगर जो चीजें मैंने बताई हैं वो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो क्लास कह रही हूँ फिर उसके लिए आप फिजिक्स वाले पार्ट में जाना। फिजिक्स में ह्यूमन आई, मानव नेत्र वाले पार्ट में जाना, वहां सब मिल जाएगा। ठीक है, चलो। वास्तविक विलयन और कोलाइड विलयन में जल्दी से हम डिफरेंस देखते हैं, फिर आज का सेशन कर देंगे हम फिनिश, जिसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। सो वास्तविक विलयन क्या होता है? वास्तविक विलयन में पदार्थ यानी कि विलय के कणों का जो आकार होता है वो पदार्थ के कणों का जो आकार है उससे कम होता है। और कोलाइड विलयन में क्या होता है? पदार्थ के कणों का आकार प्रायः 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच लगभग होता है। इस पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य होते, नहीं देख सकते हो, है ना। और कोलाइडी कणों के उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्णन जो होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसे हम बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा बिल्कुल देखा जा सकता है। किसके द्वारा? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा बिल्कुल देखा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें पदार्थ का कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही है, लेकिन यस यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तभी तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा होता है, तभी वो ये चीज करता है। हाँ, इस विलयन का परासरणी दाब कैसा होता है? ज्यादा। और इसका कैसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, कम ही होता है। ठीक है, और यह समांग तथा एकांगी प्रावस्था वाला होता है, और ये विषमांग तथा 2 प्रावस्था वाला होता है। विषमांग मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने लिया, इसमें सैंड भी है और इसमें वाटर भी है, तो ये क्या हो जाएगा? विषमांग। इसमें क्या होगा भाई? वाटर भी है
प्लस इसमें सॉल्ट है, तो ये क्या होगा, समांगी। अब समझ गए, अब समझ गए, ये सॉल्यूशन में अंतर, समांग विषमांग में ऐसे समझेंगे, ठीक है। चलिए भाई, आई डोंट थिंक सो कि अब कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि मैम ने तो पूरा पार्ट कंप्लीट करा दिया है। सुनो कैसे पढ़ोगे, सो जल्दी से देखो, इधर देखो फटाफट से, और इसे पूरा प्लीज नोट डाउन कर लेना, लिख लेना अपने नोट्स में। पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, तुमको बता दूंगी अभी कहाँ मिलनी है, लेकिन उसके भी पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स बनाना, क्योंकि मैंने हर एक चीज कवर करी है। आप में से यदि कोई हिंदी मीडियम है तो हिंदी में नोट्स बनाओ, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में नोट्स बनाओ, और अगर आप हिंदी मीडियम होकर चाहते हो कि मैं थोड़ा इंग्लिश में भी नोट्स बनाऊं, तो आप ये नहीं करना कि पूरा इंग्लिश में लिखने लगे हुए हैं। कुछ जो वर्ड्स है उनकी इंग्लिश जरूर से जरूर लिखना। कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे कि अब एटम हो गया, हाँ भाई हिंदी में उसे हम परमाणु बोलते हैं, कुछ लोग उसे कण समझते हैं, लेकिन मैं बहुत छोटी छोटी में डिफरेंस चीजों में डिफरेंस करके ही पढ़ाती हूँ कि भाई किसे क्या बोलते हैं और कौन सी चीज क्या होती है, क्योंकि वो पता होना इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम हो तो हिंदी में ही पढ़ेंगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये पढ़ लेना सॉल्यूशन क्या होते हैं, और मैंने तुम्हें ये कहानी भी बताई, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं, यूजेस ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बताया, सॉल्यूशन के प्रकार देख लिया हमने कि कितने प्रकार के ये होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड के बारे में भी जान लिया। सॉल्युबिलिटी क्या होती है ये भी हमने जाना, जहां पर देखो शुगर इजिली सॉल्यूबल है, यानी कि घुलनशील है, लेकिन ये सॉल्यूबल नहीं है, घुलनशील नहीं है। अब टेम्परेचर का भी इस पर रोल था, वो भी मैंने आपको बताया, सांद्रण के बारे में भी मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें। परिक्षेपण क्या होता है, परमाणु अणु और आयन में क्या डिफरेंस होता है, और ये आयन में पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव चार्ज ये क्यों आता है, पढ़ चुके हैं हम। निलंबन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है ना, कोलाइड क्या होता है, इन सबसे लास्ट में दोनों में डिफरेंस भी हमने देखा है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट कि आज की क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो जहां इससे पहले मिलती हुई आ रही है, पूरे बायो की, पूरे फिजिक्स की, पूरी केमिस्ट्री की पीडीएफ आपको यही मिलेगी, और कहीं नहीं मिलेगी, बल्कि यही मिलेगी। एंड दूसरी चीज की फेसबुक पर भी आप एईसी एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस से जुड़ सकते हैं, और भी बहुत सारी अदर इंफॉर्मेशन के लिए। और आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, एईसी प्लस ये नाम सर्च करेंगे तो वहां पर भी जुड़ सकते हैं। और बाकी इंस्टाग्राम पर तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम तीनों जगह जुड़कर आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पीडीएफ, यहाँ पर क्लासेस की इंफॉर्मेशन, वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन, शॉर्ट्स मिलेंगे, रील्स मिलेंगे, सब मिलेंगे, ठीक है। चलिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक भाई चैनल पर हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो वही करो, क्योंकि हमारी जो क्लासेस अपलोड हों और वो आप तक पहुंचे, तो वो पहुंचेंगी कैसे जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो हमारा सबसे पहला काम और भी क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आज का सेशन कैसा लगा है इसे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर होता है यहाँ पर ओवर, ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, और ये बहुत वैसा वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर भी नहीं था, बट फिर भी मैंने आज के इस पूरे सेशन में सारी चीजें कर दी हैं क्लियर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू क्लास।